हेलो डियर व्यूअर्स, मॉडर्न हिस्ट्री की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम चार्टर एक्ट 1813 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओवरऑल वीडियो में हम चार एस्पेक्ट्स को समझेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड, इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया पर और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ओवरऑल ये जो चार्टर एक्ट है ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। अब ये चार्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इशू किया जाता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर देता था कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। और 1813 के इस चार्टर से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की वन एंड ओनली कंपनी थी जिसको ये ट्रेडिंग लाइसेंस मिला था कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। अभी ये चार्टर हर 20 साल के बाद रिन्यू किया जाता था। इसलिए आप देखेंगे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में एंट्री के बाद 1773 को फर्स्ट टाइम ये टेंडर इशू किया गया। उसके बाद 1793 यानी 20 साल के बाद, देन 1813, 1833 एंड 1853, और लास्ट में जो 1858 है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ये चार्टर्स डिसकंटिन्यू कर दिए गए और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के अंडर दे दिया गया। अभी इसी चार्टर्स के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करने का, इंडिया पर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स को एक्सर्ट करने का राइट मिलता था। साथ ही साथ ये जो चार्टर है ये बेसिकली एक रिलेशन है, एक बॉन्ड है, या हम कह सकते हैं कि एक तरह का एग्रीमेंट है जो कि ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एस्टेब्लिश किया गया था। अभी ये चार्टर यूनिक क्यों है? क्योंकि इस चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज प्रोवाइड की गई, जिसे सबसे पहले चार्टर एक्ट 1773 से एक्शन में लाया गया। जो कंपनी अभी तक सिर्फ एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो फिलहाल के टाइम में एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गई। एंड जो कंपनी है वो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर इंडिया में रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सेकेंडली, ट्रेड की बात करें तो 1813 के इस चार्टर से पहले लगभग 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया में ट्रेड करने की प्रॉपर मोनोपोली थी। मोनोपोली का क्या मतलब है कि कोई भी अदर ब्रिटिश एंटरप्राइज इंडिया में आकर डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकती थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 200 सालों से चली आ रही इस मोनोपोली को 1813 के इस चार्टर ने अबॉलिश कर दिया और इंडिया में फ्री ट्रेड को लाया गया। एक्सेप्शन थी तो बस टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, जो अभी तक भी एक्सक्लूसिव थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अभी इस रीजन को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा बैकग्राउंड ऑफ चार्टर एक्ट 1813। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1720 से स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ब्रिटिश के हाई क्वालिटी और हाई प्रोडक्टिविटी गुड्स वो यूरोपियन नेशंस तक डिस्ट्रीब्यूट करता था। बट ट्विस्ट आया नेपोलियन का यूरोपियन नेशंस के ऊपर कब्जे के बाद, जिससे ब्रिटेन का यूरोप के साथ सन 1806 से ट्रेड बिल्कुल एकदम से बंद हो गया, क्योंकि नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसका ऑब्जेक्टिव था ब्लॉक करना ब्रिटिश ट्रेड्स को यूरोपियन कंट्रीज के साथ। अभी इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो ब्रिटिश गुड्स थे वो यूरोप से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिए गए, बिकॉज उनका जो सप्लाई था यूरोपियन मार्केट्स के साथ वो बिल्कुल ही बंद हो गया। और इस कारण से जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया अपने गवर्नमेंट के ऊपर और उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो इंडिया है एंड जो अफ्रीका एंड अमेरिका के जो नेशंस हैं उनके साथ ट्रेड को एस्टेब्लिश किया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए। इन शॉर्ट, इंडिया यहाँ पर एक लार्ज पोटेंशियल मार्केट बनकर सामने आया ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। और ब्रिटिश प्रोड्यूसर या कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की इस मोनोपोली को खत्म कर दिया, उसको एंड कर दिया। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने भी रियलाइज किया कि एक सिंगल मार्केट के लिए एक सिंगल कंपनी पर विश्वास करना या फिर उनको एक मोनोपोली देना इज अ गुड थिंग। वो उनके एंड इंडिया के नेशनल इकोनॉमी इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है।
सो ओवरऑल नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्टिन्यूअस प्रेशर अपनी सरकार के ऊपर। थर्डली, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट खुद से रियलाइज कर रही थी कि एक सिंगल कंपनी पर रियलाई कर रहे हैं ट्रेड लिंक्स के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल पावर्स इजंट अ गुड थिंग। सो इसीलिए उन्होंने जो ट्रेड है वो फ्री फ्लो कर दिया, अदर कंपनीज को यहाँ पर अलाउ किया गया कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सो ये था ओवरऑल बैकग्राउंड। इसके बाद देखते हैं क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया के ऊपर चार्टर 1813 का। अनडाउटेडली जो सबसे पहला इम्पैक्ट रहा है वो है हमारी ट्रेड एंड इकोनॉमी के ऊपर। सो फ्री ट्रेड यहाँ पर अलाउ किया गया इंडिया एंड ब्रिटिश मर्चेंट्स के बीच में, एंड ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं यहाँ पर एंट्री होती है इंडियन मार्केट्स में, जो मोस्टली कैसे गुड्स थे, मशीन मेड्स थे। एंड जो इंडियन गुड्स हैं वो लोकल बेस्ड होते हैं एंड लो स्केल इंडस्ट्रीज में वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। सो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर डिक्लाइन दिखी हमें करती हुई। सेकंड है इम्पैक्ट ऑन मिशनरी एक्टिविटीज़। तो 1813 से पहले अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ नहीं किया गया था कि वो इंडिया में आकर अपना धर्म प्रचार, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सके। बट 1813 के इस एक्ट के बाद जो है क्रिश्चियन मिशनरीज़ इंडिया में एंटर करते हैं एंड अपने रिलीजन को वो यहाँ पर प्रमोट करते हैं। This resulted in expansion of school and educational institution, and जो कल्चर एंड रिलीजन है, वेस्टर्न कल्चर रिलीजन है, वो इंडिया के कल्चर को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिला पार्लियामेंट्री कंट्रोल के ऊपर। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल इंडियन अफेयर्स के ऊपर बढ़ा, एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग थी, जो पावर थी, वो यहाँ पर रिड्यूस कर दी गई। ओके, नेक्स्ट जो चेंज आया वो कहीं न कहीं रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा चेंज आया था। रेवेन्यू में बेसिकली जो कमर्शियल ट्रेड के थ्रू जो रेवेन्यू आता था, एंड टैक्स के थ्रू जो सोल टैक्स एंड अदर टैक्सेस थे, उसके थ्रू जो रेवेन्यूज़ थे वो कलेक्ट, उनको सेपरेट बैलेंस शीट्स के थ्रू अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रेज़ेंट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट आया सोशल एंड कल्चर के ऊपर। तो वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न साइंस एंड रैशनल थिंकिंग को इंडिया के सोसाइटी के साथ फ्यूज़ किया गया, उनके साथ इंट्रोड्यूस किया गया। इस कारण से जो एक नई सोसाइटी, एक नई क्लास का राइज़ हुआ जो कि एजुकेटेड थी एंड इंडियन मिडल क्लास थी। सो ओवरऑल अगर हम कहें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हुई नेशनल कॉन्शियसनेस की। बेसिकली फॉर एग्जांपल सती जो ट्रेडिशन था, सती ट्रेडिशन को अबॉलिश करना, ये बेसिकली हमें किसके थ्रू मिला? तो हमें वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू यहाँ पर देखने को मिला। इम्पैक्ट के बाद आगे हम देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस चार्टर एक्ट की इंडियन सोसाइटी के ऊपर। चार्टर एक्ट के साथ ही फर्स्ट टाइम जो है एजुकेशन को एक ड्यूटी माना गया सरकार की, गवर्नमेंट की, कि उनको लोगों को एजुकेट करना है। एंड इसको फुलफिल करने के लिए 1 लाख रुपीस पर ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बजट से इंडिया की एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करने वाली थी। ओके, सो इस कारण से क्या हुआ, एक शिफ्ट आया। शिफ्ट किसमें? प्राइवेट एंड रिलीजियस एजुकेशन से एक स्टेट सपोर्टेड एजुकेशन के ऊपर। सेकेंडली है एजुकेशन के इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट भी, एक कंट्रोवर्सी भी आई ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्ट के बीच में। ओरिएंटलिस्ट बेसिकली मानते थे कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, जो बच्चा अभी तक अपनी सोसाइटी से सीखता आया है वो होनी चाहिए। वहीं एंजलिस्ट मानते थे कि जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए, एंड वन एंड ओनली मीडियम होना चाहिए एजुकेशन को इम्पार्ट करने का। ओके, द एक्ट डिड नॉट क्लियरली डिफाइन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और करिकुलम। तो जो ये जो अभी तक हमने एक्ट पढ़ा है, इन्होंने ये तो बता दिया कि 1 लाख रुपए हम स्पेंड करने वाले हैं, बट वो 1 लाख रुपए हम किस तरह से स्पेंड करेंगे, कौन से मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन का, या किस ऊपर स्पेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी टीचिंग में स्पेंड करेंगे और हम सेकेंडरी में करेंगे, हायर में करेंगे, वो कहीं पर भी यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया था। ओके, सो दिस रिजल्टेड इन डिबेट। डिबेट किसके बीच में? ओरिएंटलिस्ट जो मानते थे कि इंडियन की जो क्लासिकल लैंग्वेज है, वर्निकुलर लैंग्वेज है, या उसके बच्चे की जो मदर टंग है उसमें टीच करना चाहिए। एंड एंजलिस्ट मानते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको इंग्लिश के थ्रू ही टीच किया जाना चाहिए। अभी हालांकि ये जो डिबेट है ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चली, बट स्टिल अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत हद तक प्रमोट हुआ मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन, जिसमें उन्होंने एम्फोसाइज किया लिटरेचर के ऊपर, साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज के ऊपर। ओके, एंड एनकरेज किया एंड इंट्रोड्यूस किया इनफैक्ट अपने वेस्टर्न आइडियाज एंड लर्निंग मेथड्स को इंडियन लोगों के साथ। इसके बाद है लीगल एंट्री ऑफ मिशनरीज। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1813 से पहले मिशनरीज को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो इंडिया में आकर अपने धर्म को प्रमोट कर पाएँ, बट 1813 के इस एक्ट के बाद से
क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए, एंटर किए इंडिया में, एंड अपने जो धर्म है एंड अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को फ्रीली यहाँ पर उन्होंने प्रमोट किया। तो अर्लियर क्या था कि मिशनरी एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड थे बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, बट यहाँ पर 1813 के बाद से उनको फुली अलाउ किया गया। ओके, सो ये थे चारों एस्पेक्ट्स। इंट्रोडक्शन भी कवर कर लिया, बैकग्राउंड, इम्पैक्ट एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। आई होप आपको ये चार्टर एक्ट अच्छे से समझ आया होगा। इन केस आपको अच्छी लगी वीडियो, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।